इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट के रोल को कि लाइट का रोल क्या होगा और इसका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के साथ क्या एसोसिएशन डेवलप होगा। तो सबसे पहले आपने इस टॉपिक के अंदर याद रखना है कि व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, अल्टीमेटली दैट इज सन, और सोलर एनर्जी को प्लांट्स यूज करेंगे और कन्वर्ट करेंगे फूड के अंदर, ऑर्गेनिक फूड के अंदर। उसके बाद आपने याद रखना है लाइट के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इट हैज डुअल नेचर। इट हैज बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक कैरेक्टर। और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज फोटॉन्स। तो फोटॉन्स आर द हाई एनर्जी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसको हम लाइट का नाम दे रहे हैं। इट हैज बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक कैरेक्टर। उसके बाद आपने अल्टीमेटली इस लाइट की वेवलेंथ्स पढ़ी होंगी, डिफरेंट स्पेक्ट्रा पढ़े होंगे, और इनमें से जो हमें विजिबल हैं उनको हम क्या कहते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट। जो हमें विजिबल नहीं है उसके अंदर कौन कौन सी आ जाती हैं? अल्टीमेटली उसमें अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रा रेड आ जाएंगी। तो विजिबल स्पेक्ट्रम जो फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है उसकी रेंज को आपने याद रखना है, और वो रेंज क्या होगी? दैट वुड बी द 380 to 750 नैनोमीटर। कुछ बुक्स इसको 390 to 760 नैनोमीटर भी लिखती हैं। ये आपने याद रखना है कि ये वो रेंज है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होती है, और इसके अंदर जो मेजर प्रोपोर्शन है वो किसका आएगा? विजिबल स्पेक्ट्रम का आएगा। अब इस विजिबल स्पेक्ट्रम को अगर हम जनरल रिलेशन में देखें तो आपने इसके लिए पढ़ा हुआ है वेवगायर का, यानी वायलेट और से लेकर रेड तक। अब जो इसके बियॉन्ड होगी, जो हमें विजिबल नहीं है या जिसका फोटोसिंथेसिस में रोल नहीं है, इस तरफ अल्ट्रावायलेट लाइट आ जाएगी और इस तरफ इंफ्रारेड लाइट आ जाएगी। तो हमारा फोकस फोटोसिंथेसिस में किस रेंज पर होगा, किस स्पेक्ट्रम पर होगा? इट विल बी ऑन द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट, यानी इन कलर्स के ऊपर जो वायलेट से स्टार्ट होंगे और रेड तक जाएंगे। अब यहां पर हम आगे चल के पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को और एक्शन स्पेक्ट्रम को। और अमूमन किसी भी पिगमेंट के स्पेक्ट्रम को अगर हमने फाइंड करना है तो उसके लिए यूज करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। दैट इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू फाइंड द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बाय द डिफरेंट कंपाउंड्स और डिफरेंट पिगमेंट्स। उस की तरफ जाने से पहले ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपने समझने हैं और याद रखने हैं। सपोज ये हमारे पास एक पिगमेंट मौजूद है, इट इज अ लीफ और इट इज एनी ग्रीन पिगमेंट। इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी। अब जब लाइट फॉल करेगी तो इट विल शो 3 काइंड्स ऑफ बिहेवियर। कुछ लाइट की वेवलेंथ्स ऐसी होंगी जो एज इट इज ट्रांसमिट हो जाएंगी। अब जो ट्रांसमिट होंगी उसका मतलब ये होगा कि इस पिगमेंट ने, इस कंपाउंड ने या इस कंपोनेंट ने ना ही इसको एब्जॉर्ब किया है और ना ही इसको रिफ्लेक्ट किया है। दूसरा फिनोमिना ये होगा कि लाइट ने फॉल किया और यहां पर हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से डिटेक्ट किया तो ये कलर डिसअपीयर हो गए। अब डिसअपीयर होने का मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि इस पिगमेंट ने इन कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, और अल्टीमेटली अगर वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है तो उसके एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या होगा? कि उसने उसको कहीं पे यूज करना है। तो अब आपने ये एक चीज याद रखनी है कि जब हम जाएंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की तरफ तो जिन कलर्स ने फोटोसिंथेसिस में यूज होना है उनकी पहली कंडीशन क्या होगी? एब्जॉर्ब होना। या आप इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसे कलर्स जो पिगमेंट्स ने एब्जॉर्ब किए हैं
वही फोटोसेंसिस में यूज होंगे। तो एब्जॉर्प्शन इज द फर्स्ट कंडीशन। कुछ कलर्स ऐसे होंगे जिनको ये पिगमेंट्स रिफ्लेक्ट कर देंगे, और जिन कलर्स को ये रिफ्लेक्ट करेंगे वो इनकी अपीयरेंस बन जाएगी। यानी अगर मैं कहता हूं कि क्लोरोफिल्स आर द ग्रीन पिगमेंट्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि दे रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर ऑफ द लाइट। आपने वैसे क्लोरोफिल्स के बारे में पढ़ा होगा कि ये रिफ्लेक्ट करते हैं येलो और ग्रीन को, लेकिन इनमें से क्योंकि ग्रीन डार्कर कलर है तो येलो इज मास्क बाय द ग्रीन, इसलिए इनकी अपीयरेंस ग्रीन होती है। तो अगर मैं आपको कहूं कि सपोज ज़ैंथोफिल इज येलो पिगमेंट, इसका क्या मतलब होगा कि इट इज रिफ्लेक्टिंग येलो कलर ऑफ द लाइट। अगर मैं किसी पिगमेंट को कहता हूं ऑरेंज रेड पिगमेंट, इसका क्या मतलब होगा, इट रिफ्लेक्ट्स ऑरेंज रेड वेवलेंथ। अगर मैं कहता हूं किसी पिगमेंट को लाइक हीमोग्लोबिन को कि इट इज अ रेड पिगमेंट, तो इसका क्या मतलब होगा, हीमोग्लोबिन रिफ्लेक्ट्स रेड कलर ऑफ द लाइट। तो आपने ये तीन फिनोमिना याद रखने हैं, एब्जॉर्प्शन का, रिफ्लेक्शन का, ट्रांसमिशन का। रिफ्लेक्शन का मैंने आपको बता दिया। अब हमारा मेन फोकस इज एब्जॉर्प्शन के ऊपर होगा, जिसको हम अमूमन फाइंड करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए और उसको शो करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन को समझ लें कि ये हम किसको कहते हैं। इट इज एक्चुअली अ ग्राफ, और ये ग्राफ क्या शो करता है, इट शोज एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट बाय डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और रिलेटिव फॉर्म के अंदर। यानी ये बताएगा ग्राफ कि कौन सा पिगमेंट किन कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वो ये बताएगा कि किस कलर को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, किस कलर को कम एब्जॉर्ब कर रहा है और किसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। अब जिसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होगा उसका मतलब क्या होगा कि वो या तो ट्रांसमिट हो रहा है या रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हम चलते हैं इस क्लोरोफिल्स के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की तरफ, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की तरफ। और ये आपके सामने 3 कर्व्स प्रेजेंट हैं। वन इज रिप्रेजेंटिंग द एब्जॉर्प्शन कर्व ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर में, डार्क ग्रीन में आपके सामने है, ये क्लोरोफिल ए की कर्व है। उसके बाद ये जो लाइट ग्रीन है, येलो ग्रीन जिसको हम कह रहे हैं, ये क्लोरोफिल बी की कर्व है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। और ये तीसरी आपको जो येलो कलर में यहां पे नजर आ रही है, ये कैरोटीनॉइड्स की है। अब आपने याद रखना है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर ये जो हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं, ये हाईएस्ट पॉइंट, 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 इनको हम कहते हैं पीक्स। ठीक है, दीज हाईएस्ट पॉइंट्स इन द ग्राफ ऑफ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर कॉल्ड पीक्स। और इसके अपोजिट जो 2 पीक्स के दरमियान का ये एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज वैली। यानी हाईएस्ट पॉइंट्स को क्या कह रहे हैं, पीक्स, और इन पीक्स के दरमियान के एरिया को क्या कहेंगे, वैली कहेंगे। अब इन पीक्स और वैली के ऊपर बेस करते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ये एक टेबल मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, आपने उस टेबल को याद रखना है। इट विल गिव आंसर टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आपने रेंजेस भी सामने देख ली, 400, 500, 600 और 700 वेवलेंथ्स की। अब हम चलते हैं इस टेबल की तरफ, और टेबल के अंदर आपने वेवलेंथ को याद रखना है। वेवलेंथ का मतलब होगा उससे रिलेटेड कलर। फिर हम देखेंगे क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और कैरोटीनॉइड्स का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जो सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है वो हाईएस्ट पीक आपने याद रखना है कि इनकी हाईएस्ट पीक कहां पर प्रेजेंट होगी। और हाईएस्ट पीक का मतलब ये होगा कि यहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो क्लोरोफिल ए की अगर हम बात करेंगे तो इट्स हाईएस्ट पीक इज प्रेजेंट इन वायलेट ब्लू रेंज ऑफ द कलर्स। और वायलेट ब्लू रेंज का मतलब ये है कि ये तकरीबन ये रेंज बन रही है।
ठीक है, बल्कि इसको यहां से हम ले लें, यानी 400 से लेकर आगे ऑनवर्ड 460 480 आप इतना इसको कह सकते हैं। ठीक है, जनरली इसको आप कहेंगे वायलेट ब्लू। मैंने यहाँ पे 500 लिखा है, 500 या आप इसको रेंज की फॉर्म में कह देंगे फ्रॉम 432 आगे ऑनवर्ड। ये ए के केस में जो है यहाँ तक जाएगी 430 से 450 तक, बी और कैरोटीनॉइड्स के केस में थोड़ा सा आगे होगी, यानी 450 से लेकर आगे 500 तक चली जाएगी। इसी तरह क्लोरोफिल बी की भी रेंज वही है ऑलमोस्ट, कलर के लिहाज से वायलेट ब्लू, वायलेट ब्लू, वायलेट ब्लू। इसका मतलब ये है कि ये तीनों पिगमेंट्स जिस रेंज को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं वो कौन सी है, दैट इज द वायलेट ब्लू। उसके अंदर थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस होंगी, जैसे मैंने आपको बता दी कि क्लोरोफिल ए के केस में आप कहेंगे 430 टू 450 और 460। क्लोरोफिल बी के केस में आप कह देंगे 450 टू ऑलमोस्ट 480 और 490। कैरोटीनॉइड्स के केस में आप कह देंगे कि इट विल बी अराउंड 440 और 450 इसके अराउंड मौजूद होगी। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सेकंड हाईएस्ट पीक कहां पे बन रही है, तो आप अगर देखेंगे तो क्लोरोफिल ए और बी के केस में ये हाईएस्ट पीक्स बन रही हैं, ये सेकंड हाईएस्ट पीक्स बन रही हैं। और ये हाईएस्ट पीक्स कहां पे बन रही हैं, इस जगह पर। और ये किसकी रेंज है, दिस इज द ऑरेंज रेड रेंज, यानी क्लोरोफिल ए की सेकंड हाईएस्ट पीक कहां पे बन रही है, ऑरेंज रेड रेंज में। बी की ये भी ऑरेंज रेड रेंज के अंदर। और कैरोटीनॉइड्स की सेकंड हाईएस्ट पीक नहीं बनती, ये सिर्फ ए की पीक बना रहे हैं जो वायलेट ब्लू पर है। यहां पर भी मैंने एक जनरल वैल्यू लिख दी है 700, लेकिन ये क्लोरोफिल ए और बी के केस में वेरी करेगी, यानी अगर क्लोरोफिल ए है तो 700 और बी है तो तकरीबन 680 के अराउंड ये सेकंड हाईएस्ट पीक बन रही होगी। अब ये तो हमने डिस्कस किया था रेंजेस का। आपसे इंडिविजुअल कलर्स का भी पूछ सकते हैं कि लाइक वायलेट ब्लू में से वो वायलेट को करेगा या ब्लू को करेगा। अब यहां पर भी अगर हम क्लोरोफिल ए का देखें तो इसकी हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन कहां पे हो रही है, वायलेट पे हो रही है। तो क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा जिस कलर को एब्जॉर्ब करेगा दैट विल बी वायलेट। क्लोरोफिल बी की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यहां पर है हाईएस्ट पीक की, तो ये सबसे ज्यादा ब्लू को एब्जॉर्ब कर रहा है। कैरोटीनॉइड्स की भी तकरीबन यहां पर है, तो कैरोटीनॉइड्स अगर आपसे इंडिविजुअल कलर का पूछते हैं तो किसको सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ब्लू को। अब इसलिए हम कहते हैं कि इन तमाम पिगमेंट्स को हम इकट्ठा कर लें। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के लेवल पर कौन सी रेंज है जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, तो आंसर होगा वायलेट ब्लू। और अगर आपसे इंडिविजुअल कलर का पूछ लें कि कौन सा कलर सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, तो फिर आप आंसर करेंगे ब्लू कलर, और उनकी रेंजेस भी आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद आप लोग इस एरिया को आपने याद रखना है, ये क्लोरोफिल ए और बी के केस में कॉमन है, यानी यहां पर जो कलर्स आ रहे हैं इनको क्लोरोफिल ए और बी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, बल्कि इसको यहां तक एक्सटेंड कर लें कि ये 500 से लेकर 650 तक की जो रेंज है, दिस इज नॉट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल्स। और नॉर्मली हमने पढ़ा है कि इसमें ग्रीन और येलो आ रहे हैं, तो दीज आर रिफ्लेक्टेड बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। लेकिन आप अगर कैरोटीनॉइड को देखेंगे तो ये इस ग्रीन कलर को भी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये मैंने आपको एक्सेसरी पिगमेंट्स के टॉपिक में बताया था कि ऐसे कलर्स जिनको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करता, जैसे कि ग्रीन है, दीज आर एब्जॉर्ब बाय द कैरोटीनॉइड्स, और अल्टीमेटली जो कलर एब्जॉर्ब होगा वो फोटोसिंथेसिस में फर्दर यूज भी होगा। तो ये ओवरऑल डिटेल्स थी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। अब हम चल रहे हैं एक और स्पेक्ट्रम की तरफ जिसको हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसके भी नाम से हमें पता चल रहा है कि इट विल बी अ ग्राफ। और ये ग्राफ किसको शो करेगा, एक्शन को, यानी ये शो करेगा इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। यानी ये ग्राफ हमें ये बताएगा कि फोटोसिंथेसिस के केस में कौन सा कलर कितना इफेक्टिव है। इसके ऊपर सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था दैट वाज T.W. एंजलमैन, एंड ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्पायरोजाइरा।
स्पायरोजायरा इज फिलामेंटस ग्रीन एल्गी और ये आपके सामने इसका फिलामेंट प्रेजेंट है। दिस इज द फिलामेंट ऑफ स्पायरोजायरा और इसने इसको डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट प्रोवाइड की इन इक्वल इंटेंसिटी, यानी रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ये सारे इसने कलर्स अप्लाई किए, लाइट अप्लाई की और इन तमाम की इंटेंसिटी को एक जैसा रखा। फिर उसके बाद इसने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया एरोबिक बैक्टीरिया को। एरोबिक या एरोफिलिक बैक्टीरिया हम उन बैक्टीरिया को कहते हैं विच नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड देयर सर्वाइवल। और ऑक्सीजन का मतलब यह है कि ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब उसने जब लाइट अप्लाई की तो फोटोसिंथेसिस शुरू हुई, फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना शुरू हुई एंड इट इज स्टार्टेड टू बी रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। और इस ऑक्सीजन को यूज करने के लिए उस स्पायरोजायरा के अराउंड ये बैक्टीरिया इकट्ठे होना शुरू हो गए। देन ही फाउंड दैट कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया इन दो कलर्स के लेवल पर इकट्ठे हुए। क्यों इकट्ठे हुए? क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है विच इज नीडेड बाय दिस बैक्टीरिया। और यहां से अब आपने ये याद रखना है कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम है इट इज बेस्ड ऑन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जहां पर ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी उसका मतलब यह होगा कि उस वेवलेंथ के लेवल पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है और हम कहेंगे कि दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव कलर ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो यहां पर एक चीज तो आपने याद रखनी है कि जहां पर ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही थी वहीं पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, यानी वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड रेंज के अंदर, और उसकी वजह से ये बैक्टीरिया भी यहां पर ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं। अब इसी एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्म हम कर लेते हैं इस ग्राफ के अंदर, दैट इज द ग्राफ ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम which shows the effectiveness of different wavelengths of light। अब ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है? उसी तरह से पीक्स हैं और यहां पे भी दो पीक्स बन रही हैं और ये दोनों पीक्स उसी जगह पर हैं जहां पर आपने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की पीक्स पढ़ी थी, यानी वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड। तो इसका मतलब ये है कि जो कलर जितना ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है वो फोटोसिंथेसिस में उतना ज्यादा यूज भी हो रहा है। लेकिन यहां पर आपने याद रखना है कि ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की ये पीक्स हैं ये ब्रॉड हैं एज एक्शन स्पेक्ट्रम की पीक्स, ये ब्रॉड हैं एज कंपेयर टू द पीक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसकी रीजन क्या है कि ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट को शो कर रही हैं कि इट इज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। तो ये इसका ग्राफ है। हम इस ग्राफ को देखेंगे कंपैरिजन के फॉर्म में, कंपैरिजन करेंगे इस एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम के ग्राफ का। तो पहली चीज इंपॉर्टेंट आपने क्या याद रखनी है कि ये जो पीक्स हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की और एक्शन स्पेक्ट्रम की, ये ऑलमोस्ट उसी जगह पे बन रही हैं, दोनों की, एक्शन की जहां पर एब्जॉर्प्शन की हैं। लेकिन एक्शन स्पेक्ट्रम की जो पीक्स हैं ये कंपैरेटिवली ब्रॉडर हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और रीजन मैंने आपको बता दी है कि अगर हम इसके इफेक्ट को, इसकी एब्जॉर्प्शन को इकट्ठा करेंगे तो अल्टीमेटली यहां पर ये ब्रॉड हो जाएगी, ये कलेक्टिव इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरा आप देखेंगे कि यहां पर जो वैली है एज कंपेयर टू द वैली ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, ये ज्यादा डीप नहीं है, यानी ये बिल्कुल जीरो तक नहीं जा रही। मसलन यहां पे ये लोएस्ट पॉइंट पे है, अदरवाइज आप ये देखेंगे कि इस पॉइंट पे ये क्लोरोफिल कलर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ये वाला कलर भी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, लेकिन फोटोसिंथेसिस इन कलर्स की वजह से हो रही है, यानी दीज कलर्स आर गोइंग टू बी यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। अब अगला क्वेश्चन यही होगा कि अगर इन कलर्स को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर रहा और ये फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि इसको कोई और एब्जॉर्ब कर रहा है। और वो कौन है? दीज आर कैरोटीनॉइड्स, एक्सेसरी पिगमेंट। हमने पढ़ा था कि ऐसे कलर जिनको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता
उनको कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल को प्रोवाइड कर देते हैं। दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की वैली थी दैट वाज ब्रॉड। ये आप देख रहे हैं कि ये ब्रॉड वैली है, और इसके अपोजिट जो एक्शन स्पेक्ट्रम की वैली है दिस इज नैरो। तो ये ओवरऑल चंद एक चीजें आपने याद रखनी है एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के कंपैरिजन में। और एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ी है कि सबसे ज्यादा ब्लू कलर की होती है, और इसीलिए ग्राफ में एक्शन स्पेक्ट्रम में भी हाईएस्ट पीक ब्लू पर होती है। लेकिन अगर आपने याद रखना है कि इक्वल इंटेंसिटी में कलर्स को अप्लाई करें, यहां पे तो अनइक्वल है ना कि वायलेट और ब्लू ज्यादा एब्जॉर्ब हुए, ऑरेंज और रेड कम एब्जॉर्ब हुए और कम हमने उनको प्रोवाइड किया। अगर इन सब की इंटेंसिटी इक्वल हो, अमाउंट इक्वल हो, तो तब आपने याद रखना है कि सबसे ज्यादा फोटोसेंसिस रेड में होगी। इसलिए हम मोस्ट इफेक्टिव कलर फोटोसेंसिस के लिए रेड को कहते हैं, क्योंकि वो कम एब्जॉर्ब होकर भी ज्यादा फोटोसेंसिस करवाता है। तो ये आपने सारी डिटेल्स लाइट, एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड याद रखनी है। अब हम चलते हैं चंद एक क्वेश्चंस की तरफ जो इन कलर से रिलेटेड हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये 4 मैंने मेन कलर्स लिखे हैं, वायलेट, ब्लू, ग्रीन और रेड। क्वेश्चंस को देखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कलर दैट इज मैक्सिमली एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ए। आपने अभी टॉपिक के अंदर पढ़ा है कि इन 4 में से क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा किसको एब्जॉर्ब करता है? किसको? वायलेट को। अगर पूछेंगे क्लोरोफिल बी सबसे ज्यादा किसको एब्जॉर्ब करता है, फिर हम आंसर करेंगे ब्लू को। अगर पूछेंगे कैरोटीनॉइड्स सबसे ज्यादा किसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो फिर आप आंसर करेंगे ब्लू को। तो यहां पे क्लोरोफिल ए का पूछा है, हम आंसर करेंगे वायलेट। एक और क्वेश्चन देखिएगा, कलर दैट इज मैक्सिमली एब्जॉर्ब बाय कैरोटीनॉइड्स। अभी आपको आंसर बता दिया है, इट विल बी ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कलर दैट इज एब्जॉर्ब बाय कैरोटीनॉइड्स बट रिफ्लेक्टेड बाय क्लोरोफिल्स। आपने पढ़ा है क्लोरोफिल 2 कलर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, ग्रीन और येलो को, और कैरोटीनॉइड इनको एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में ग्रीन है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ग्रीन। आपसे क्वेश्चन अगर पूछते हैं कि इट इज मोस्ट इफेक्टिव कलर इन फोटोसेंसिस, मैंने एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर अभी आपको बताया है कि मोस्ट इफेक्टिव कलर अगर आपसे पूछेंगे दैट विल बी द रेड कलर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंसिस।